देखो इधर, आज हम लोग आवर्त सारणी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट और ख़ास चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के मदद से बिना आवर्त सारणी को याद किए हुए हम सभी 118 एलिमेंट को आवर्त सारणी में बिल्कुल उसी प्रकार सजा सकते हैं जैसे आवर्त सारणी होता है, जैसा आवर्त सारणी मार्केट में या बुक में हमको लिखा मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बात समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप पिछले क्लास में लिखे थे हाउ टू फाइंड ऑर्बिट एंड पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यही नहीं लिखे थे? तो सबसे पहले सुन लो, हमारी बात सुनो। हम तुमको सबसे पहले बताते हैं कि किसी आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कैसे निकाली जाती है। टोटल आवर्त कितना है बाबू? 7। 118 का 118 एलिमेंट इसी 7 आवर्त में अरेंज किया हुआ है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा तत्व किस आवर्त का है? तो इसका एक एकदम आसान तरीका है, ये एकदम आसान है। जिस परमाणु में या जिस तत्व में कक्षा की संख्या जितनी होगी उसकी आवर्त संख्या उतनी ही होगी। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है ना 11, कॉन्फ़िगरेशन कक्षा में कैसे लिखते हैं? 2 8 1। इसमें टोटल कितना कक्षा हुआ? इसका मतलब है सोडियम किस आवर्त का तत्व होगा? तीसरा आवर्त का तत्व होगा। भारी लग गया? अच्छा सब बताओ, हाइड्रोजन किस आवर्त का तत्व है? पहला आवर्त का है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, पहला कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में केवल 1 कक्षा है, इसीलिए यह किस आवर्त का तत्व है? पहला आवर्त का तत्व है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो ये आएगा 2, तो 2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा का क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। अब देखो यहीं पर वो लोग गड़बड़ा जाएंगे जो पीछे बेसिक क्लास नहीं किए हैं, फंस के रह जाएंगे। तो किसी भी परमाणु का जो आवर्त संख्या होता है वह उसमें उपस्थित कुल कक्षा की संख्या के बराबर होता है। समझ गए? नीचे एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या, किसी भी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व में उपस्थित कक्षा की संख्या के बराबर होता है। उस तत्व में उपस्थित कक्षा की संख्या के बराबर होता है। जैसे सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1। कुल कक्षा कितना आया? 3। इसमें कक्षा की संख्या कितनी हुई? 3, इसीलिए यह किस आवर्त का तत्व होगा? तीसरा आवर्त का तत्व होगा। तो सोडियम का लिखिए, ये लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और नीचे लिखिए सोडियम में 3 कक्षा होता है। सोडियम में 3 कक्षा होता है, अतः यह आवर्त सारणी के बोलो किस आवर्त में होगा? तीसरे आवर्त में होगा। अतः यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में होगा। जो लोग आगे में बैठे रहते हैं 2-4 बेंच, उनकी जिम्मेदारी है रोज का रोज, यदि हम लेक्चर नंबर, मीडियम और बैच ना लिखें तो वो याद दिला दें कि सर बैच नंबर, लेक्चर नंबर छूटा हुआ है। ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी वो लिखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है ऑनलाइन क्लास में। चलिए हो गया, लिख लिए। एक और एग्जाम्पल लिख लो आप, पोटासियम। कोई बताएगा इसका एटॉमिक नंबर? 19। कॉन्फ़िगरेशन बोलो,
2 8 8 1। अब देखो कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ाए हैं आज से 10 दिन पहले, लेकिन यदि वो तुमको नहीं पता है तो तुम ये बात लिख नहीं सकते हो। और यदि तुम ये नहीं लिखोगे तो कैसे कहोगे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 8 और चौथा कक्षा में 1, यानी इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा तक पहुंच गया। इसका मतलब पोटासियम में टोटल 4 कक्षा है, इसीलिए इसका आवर्त भी 4 होगा। तो यहाँ पर कुल कक्षा हो गया 4, इसीलिए आवर्त संख्या भी होगा 4। क्या बात समझ में आई या भारी लग रहा है? ये कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चलो उतार लो आप जल्दी से। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप 118 एलिमेंट का लिखे हुए हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां से चेक करके नहीं पता कर लेंगे कि कौन किस आवर्त का है? यानी कोई भी तत्व इस तरह से कहां पर अरेंज है, किस आवर्त में है आवर्त सारणी में, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है कि नहीं? अब हम सीखेंगे कि किसी परमाणु का आवर्त सारणी में वर्ग कैसे पता चलता है कि वो किस वर्ग का तत्व है। क्या ठीक है? लिखेंगे, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। परमाणु की वर्ग संख्या परमाणु की वर्ग संख्या निम्नलिखित नियम के द्वारा निकाला जाता है। निम्नलिखित नियम के द्वारा निकाला जाता है। हो गया? देखो, लिखो इसका रूल नंबर फर्स्ट। लिखो, यदि इलेक्ट्रॉन, सुनो बाबू ध्यान से सुनना, ये जो नियम अभी हम लिखा रहे हैं ना, ये तुमको सिर्फ अभी लिखना है, ये तुमको थोड़ा भी समझ में अभी नहीं आएगा। 3 नियम है इसका, हम तीनों नियम लिखा देंगे। तीनों नियम पर जब हम एक एक एग्जाम्पल एक साथ कराएंगे तो तुमको एक ही बार में तीनों रूल समझ में आ जाएगा। ये बहुत भारी नहीं है, लेकिन जिस समय लिख रहे होगे उस समय तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये दिमाग में नहीं लाना है कि समझ में नहीं आ रहा है, आप लिख लीजिए, समझ में सब आएगा। लिखेंगे रूल नंबर 1। लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉन ns में उपस्थित हो जबकि np या n-1d में उपस्थित नहीं हो, तो वर्ग संख्या बराबर ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जो लिखा हुआ है उसमें तुमको कुछ हो बुझाया कि क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं बुझाया होगा। एग्जाम्पल करेंगे, सब एक के बारे में समझ में आ जाएगा। बोलिए, हो गया क्या? रूल नंबर 2, यदि इलेक्ट्रॉन ns, अभी हम लिख नहीं रहे हैं, आप बोर्ड पर से देख देख के लिखिए। यदि इलेक्ट्रॉन ns तथा n-1d में उपस्थित हो, ऐसे, यदि इलेक्ट्रॉन ns तथा n-1d में उपस्थित हो, परंतु np में नहीं
उपस्थित हो, परंतु NP में उपस्थित नहीं हो या नहीं उपस्थित हो, तो वर्ग संख्या बराबर, ऐसे तो के बाद ऐसे करके वर्ग संख्या बराबर। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें लिखाएगा NS तथा N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। NS तथा N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख लिए क्या? NS तथा N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और रूल नंबर तीसरा और लास्ट है ये, यदि इलेक्ट्रॉन NS तथा NP में उपस्थित हो, यदि इलेक्ट्रॉन NS तथा NP में उपस्थित हो, तो वर्ग संख्या बराबर। तो वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस NS तथा NP में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 10 प्लस NS तथा NP में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस रूल का एक नोट लिख लेना, रूल नंबर 3 में N-1D में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। रूल 3 में N-1D में इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। NS और NP में है तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। बस आप यहाँ तक लिख लीजिए। और अब जो काम करना है वो आपको नहीं, ये सारा का सारा काम अब हम करेंगे। और अब आपको देखना है, सिर्फ पेन का ढक्कन लगाइए, कॉपी खोल के सारा रूल, तीनों रूल सामने में रखिए, आपको टोटल बात समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह जो है ना, यह पहला रूल से भी हल्का है। आवर्त निकालना सीखे थे ना तुम, उससे ज़्यादा हल्का है ये। लेकिन इसका भाषा इतना ना लेंदी हो गया है कि सुनने में लगता है कि ये बहुत भारी है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग तैयार है समझने के लिए? ध्यान रखना, कोई भी लिखना मत। लिखते यदि धरा गए तो पिटा जाओगे। फुल कंसस रहिए यहाँ पर, क्योंकि एक बार बताने के बाद दोबारा हम बताने वाले नहीं हैं। और जब हम एग्जाम्पल देंगे और आपसे बनेगा नहीं, 11th स्पेशल याद है? हाँ, उसका यूज हम कर देंगे आज पहली बार। अब आपको पिटाई लगनी शुरू हो जाएगी यदि आप काम नहीं करेंगे तो। अभी तक हम आपके बारे में ये सोच रहे थे कि अभी तक आप कुछ पढ़ उड़ के नहीं आए हैं, और पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको थोड़ा लाइन पकड़ा दें, ट्रैक पर लाके कम से कम खड़ा कर दें। और अब आप ट्रैक पर खड़े हैं, जहाँ पर आपके पास कुछ आधार है, कुछ बेस है, जिसको लेकर अब आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे बोझ लाद आ जाएगा, फिर चलना सिखाया जाएगा। और उसके बाद पता है क्या करना शुरू किया जाएगा? उसके बाद दौड़ाना शुरू करेंगे बोझ लाद के। तो बोझ लाद के दौड़ाने के लिए इंजन में कैपेसिटी होनी चाहिए ना जी, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। आप जो है अभी 0.5 HP के हैं, समझे? इसको 20 HP तक लेके जाया जाएगा। हॉर्स पावर समझते हो ना? तब जाके केमिस्ट्री में तुम चलना स्टार्ट करोगे। 1000-2000 HP तक जाएगा, उसके बाद तो पकड़ ही नहीं सकता, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगा। देखो, इसीलिए पिटाई थोड़ी थोड़ी लगेगी। और HP ऐसा ये नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा पिटाई, बहुत ज़्यादा पढ़ाई और कुछ प्रैक्टिस, कुछ बातों को याद करने से बनता है।
और वो सब हमारी जिम्मेदारी है, हम कर लेंगे ना वो, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम रुपया देते हो तो हम व्यवस्था करेंगे ना रे, तो हमारे पास पूरा व्यवस्था है, तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बात और सुन लो, जिसको पढ़ना नहीं है अभी भी छोड़ सकते हो, यदि एडमिशन लिए हम रुपया लौटा देंगे, लेकिन मार के सोह देंगे हम यदि पढ़ाई तुम्हारा ढंग से नहीं हुआ तो। होमवर्क दिए पूरा नहीं किया, पिटाई बहुत लगती है यहाँ। आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम बड़े हो गए और हम ठीक है अब हम मस्ती में रहेंगे और पढ़े नहीं पढ़े कोई लेना देना नहीं है। यदि आप ये सोच के यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को तुरंत चेंज कर लीजिए, और नहीं तो तुरंत यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा मेरे साथ। हम काम करने वाले आदमी हैं और सामने वाले से भी उम्मीद भी यही करते हैं। कल 12th वाले बैच में समझा रहे थे, समझाते समझाते जो है सो ये लड़का लोग क्या किया कि जैसे अभी रूल मान लो हम बताए तुमको, अब बोले कि समझ गया ना जी, तो वो ऐसे बैठा रहा सब, चलो ये समझ गया ना। हमको लगा क्या कि हम जो है सो मुर्दा को पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में वो इंसान है ही नहीं जो जिंदा है जिसको हम पढ़ा रहे हैं। आखिर हम मुर्दा को पढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी क्यों खत्म करें और इतना मेहनत क्यों करें? चाहे तुम कितनों रुपया दे दो रे, तुम्हारा नौकर तो हम नहीं है ना। तुम हमको रुपया देते हो इसलिए कि हम पढ़ें, और हम तुमको पढ़ाते हैं, इसके पीछे 2-3 रीज़न रहता है। पहला रीज़न सबसे प्राइमरी है रुपया कमाना, इस बात को हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि हम तुमको समझा दें और तुम एक अच्छा लायक आदमी बन जाओ। और तीसरा रीज़न ये होता है कि जब हम तुमको पढ़ा रहे होते हैं तो तुम सामने से रिस्पॉन्स करो कि हाँ भाई हम समझ रहे हैं। और ये सब नहीं करोगे तो मार के खाल बाल छोड़ा देंगे। तो गुस्सा बहुत आया, मन किया सबको एक तरफ से पीटें, लेकिन एक तरफ से सबको पीटेंगे मेरा हाथ में दर्द उठ जाता है। उतना बच्चा को पीटना संभव नहीं है। एक बार हम पीटे थे, अरे कक्को छड़ी मारेंगे 400 छड़ी मारना पड़ेगा, उसके लिए हम एक स्टाफ रखे हुए थे पहले। अभी लॉकडाउन में सब छुट्टी पर है, एक तरफ से हम पीटते हैं, एक तरफ से 2 स्टाफ है वो पीटता है। आप हंस रहे, मैं सही कह रहा हूँ? आपको हंसी आ रही है, आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? आप देखिए अभी आगे इसका सिस्टम आप देखते जाइएगा। टारगेट रहता है सबको एक छड़ी मारना है, जो ज़्यादा बदमाशी या हाथ छिपे उसको थोड़ा जोर से, और नहीं तो कम चलने लायक, जितना में उसका हॉर्स पावर बढ़ जाए, विस्फोट ना करे। देखिए अब रूल को समझिए। तो क्या किया, उसको पीटे नहीं 12th वाले को, लेकिन क्लास कैंसिल कर दिए। बोले कि यहाँ मुर्दा का पढ़ाई नहीं होता, निकलिए सब। निकला, सब माफ़ी जाके मांगा है। आज जब पूछ रहे थे और बता रहे थे तो बिना मतलब का भी हाँ हाँ कर रहा था। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, समझ रहे हैं। तो बाबू यही पोटेंशियल चाहिए। यदि आप, तो सवाल ही नहीं पैदा उठता कि आप पढ़ सकें, इसीलिए पोटेंशियल डेवलप करना होगा आपको। आप यदि यहाँ बैठे हैं तो आपके बैठे होने का एहसास मुझे होते रहना चाहिए। पढ़ाई बदमाशी करके नहीं, तो हड्डी पसली सब पैर तोड़ के हाथ में डाल देंगे, एक हाथ से लंगड़ाते हुए अपना पैर हाथ में लेके घर जाओगे। देखो, हम जानना चाहते हैं कि सोडियम किस वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व? आवर्त नहीं, आवर्त तो तीसरा है, अभी तुरंत देखें। हम इसका वर्ग जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। बहुत बढ़िया, सब जान रहे हो। नहीं जान रहे हो तो समस्या है, तब हम समझा नहीं सकते हैं तुमको। पीछे लेक्चर देखिए पिछला, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये पहला कक्षा हुआ, पहला कक्षा का ये एस उप कक्षा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? दूसरा कक्षा का एस उप कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा का पी उप कक्षा 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा का एस उप कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसका बाहरी कक्षा कौन हुआ? तीसरा। हम कक्षा की बात कर रहे हैं, हम उपकक्षा बोले तब एस बोलना 3s, हम कक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसका बाहरी कक्षा कौन हुआ? बाहरी कक्षा तीसरा हुआ। इसका मतलब सोडियम में 3n को कक्षा होता है, इसके बाहरी कक्षा को ही हम लोग n कहते हैं। और यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 3। समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम n का मान कैसे निकाल लेंगे? तो ये नहीं कि सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे बड़ा संख्या देखेंगे। कभी कभी बड़ा संख्या बीच में भी आ जाता है। क्रोमियम 4s वाला देखा था, बीच में आ गया, तो वहाँ पर n का मान 4 होगा ना कि 3, और वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे।
तो n का मतलब सबको n समझ में आया कि n कैसे निकालेंगे? किसी को दिक्कत है? अब सुनो, n जो हुआ यह बाहरी कक्षा हुआ और उस परमाणु में कक्षा की भी संख्या उतनी ही होगी। तो इस आधार पर तो हमको यहाँ से आवर्त भी न पता चल जाएगा। ये किस आवर्त का तत्व हुआ? तीसरा आवर्त का। इसका मतलब ये हुआ कि जो n होगा वही उसका आवर्त होगा। यानी पहला रूल यदि साइड भी कर दें तो यहाँ से इस बात को हम स्ट्रिक्ट पर समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सबको? अब देखो, यदि हम n का मान 3 निकाले तो हम यहाँ से 3 बात ज्ञात करेंगे। देखो, बार बार चर्चा हुआ ns का, np का और n-1d का। बाबू, यदि तुमको n पता चल गया तो ns का मतलब, np का मतलब और n-1d का मतलब नहीं समझ सकते हो? n का मान 3, यानी ये ns का मतलब यहाँ पर हुआ 3s। क्या ns का मतलब हमेशा 3s होगा? कन्फिग्रेशन बदलेगा तो बातें बदलेंगी। वहाँ पर यदि n का मान 5 होगा तो वहाँ पर ns का मतलब 3s नहीं बल्कि 5s होगा। आई बात समझ में? तो ये कितना होगा? 3p। और ये कितना होगा? 3 - 1। यानी इसी को हम लोग 2d लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? एक्चुअल में 2d होता है नहीं, लेकिन चूंकि नियम में इसका चर्चा आया है तो हम इसको रहने देते हैं। d कहाँ से स्टार्ट होता है? तीसरा से, 3d से। पहला में 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d। अब आप देखिए इस कन्फिग्रेशन को, पूरे कन्फिग्रेशन को चेक कीजिए। बताइए कि 3s में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 3s में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ns में इलेक्ट्रॉन है। अब समझ में आया कि यदि ns में इलेक्ट्रॉन हो, इसका क्या मतलब हुआ? इस कन्फिग्रेशन में ns में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है 3s में इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमको कन्फिग्रेशन से दिख रहा है। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम 3s में चेक मार देंगे, इसलिए क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि हाँ भाई ns में इलेक्ट्रॉन है। दोनों तरफ चेक मार दिए। इसके लिए हम, इस कन्फिग्रेशन के लिए हम 3s कहें या ns कहें, कोई अंतर नहीं है। अब बताओ, 3p है कहीं? इसका मतलब np में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको काट देंगे। इसलिए काटेंगे कि ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि भाई np में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 2d कहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको भाषा पर हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें ns में इलेक्ट्रॉन है परंतु np या n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि np में इलेक्ट्रॉन हो तथा np तथा n-1d में इलेक्ट्रॉन ना हो तो वर्ग संख्या बराबर होता है रूल नंबर 1। अप्लाई हो जाएगा रूल नंबर 1 यहाँ पर। और ये हो जाएगा ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब 3s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 3s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। निश्चित रूप से इसका वर्ग संख्या हो जाएगा 1, यानी यह प्रथम वर्ग का तत्व है। क्या भारी लग गया? अब एक एग्जाम्पल उतार लीजिए, फिर दूसरा नियम का एक एग्जाम्पल बता देंगे, फिर तीसरा नियम का एक एग्जाम्पल बता देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तुम जाते वक्त मिल लेना। अब देखो, एक ध्यान से तुम समझ लिया है ना, तो आगे अपने आप तुमको सब बात समझ में आ जाएगा। और ये यदि नहीं समझता तो दिक्कत होता। तो इस नियम के अनुसार, उतारिए भी और सुनिए भी, इस नियम के अनुसार हमको एक चीज़ पता चला कि यदि हमको किसी तत्व का वर्ग संख्या निकालना है तो पहले उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, हम देखेंगे कि इसके लिए n का मान क्या है। n का मान वही होगा जो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा नंबर का मतलब वो कक्षा की संख्या होती है जो सबसे बाहरी कक्षा होगा। तो यहाँ पर 1 2 2 3, फिर कभी 2 3 कुछ आया तो देख लेंगे पूरा कन्फिग्रेशन और चेक कर लेंगे कि हमको सबसे बड़ा नंबर क्या मिला, वही क्या कहलाएगा? n।
और n निकल गया तो ये तीनों बात अपने मन से लिख लेंगे, NS, NP, n-1d, और तब हम निकालेंगे कि NS इसके लिए किसको कहेंगे, NP किसको कहेंगे और n-1d किसको कहेंगे। फिर चेक करेंगे कि NS में इलेक्ट्रॉन है या नहीं, NP में इलेक्ट्रॉन है या नहीं, n-1d में इलेक्ट्रॉन है या नहीं। जिसमें है चेक मार देंगे, जिसमें नहीं है उसको काट देंगे, और तब रूल पर जाएंगे कि ये किस रूल को फॉलो करता है। अब जैसे आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ये किस रूल को फॉलो किया नो, फर्स्ट रूल को। अब हम बताएंगे ऐसा एग्जाम्पल जो रूल 2 को फॉलो करेगा। आप लिखिए, हमको जानना है कि आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन किस वर्ग का तत्व है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको, 26। कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही होता है विन्यास इसका। अब जिसको विन्यास नहीं आता है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बोले थे कि आप क्लास रेगुलर कीजिए, और यदि क्लास रेगुलर नहीं कर सके हैं तो ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। और ये सब बात समझना एकदम आसान है, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, घर पर बैठ के कर सकते हैं। और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आपको टाइम दे सकें। सुबह में 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार काम है, बीच में 1 मिनट छुट्टी नहीं है, क्योंकि 12th का हर बैच 2-2 क्लास चल रहा है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से पीछे हो गया है सब, उसका एग्ज़ाम है 4 फरवरी से, ख़त्म नहीं करेंगे सबका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि वो हमारे पास आया है तो उसको बढ़िया नंबर आए और बढ़िया पढ़े। वो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है और एग्ज़ाम का भी टेंशन नहीं है। फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, नाचिए, खराब हो जाएगा पूरा 12th यदि नहीं पढ़े तो। बताओ इसके लिए n का मान सब समझा, ये 4 कहाँ से आया, हम ढूंढे 1 2 2 3 3 4 3, मतलब 4 सबसे बड़ा नंबर है। अब बताओ इसके लिए NS का मतलब, NP का मतलब, और ये 4 - 1 3d। अब हम चेक करेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन है किस में नहीं है। NS यानी 4s में इलेक्ट्रॉन है, और पूरा चेक करना है, ये नहीं कि खाली बाद वाला चेक कर लेना। जनरली बादे वाला से तुम्हारा काम होगा, लेकिन पूरा चेक कर लेना। 4s में है ना जी इलेक्ट्रॉन, तो सही चेक लगा हुआ है। NP का मतलब 4p, कहीं है कहीं नहीं तो गलत। n-1d का मतलब 3d, तो यहाँ पर इसको हमको चेक मारना पड़ेगा। अब आप रूल नंबर 2 पढ़िए और अपने से समझिए। यदि इलेक्ट्रॉन NS में तथा n-1d में हो परंतु NP में नहीं हो, क्या उसको फॉलो कर रहा है या ये नहीं, अक्षरशः पालन कर रहा है। तो वर्ग संख्या बराबर होता है NS तथा n-1d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो जरा बताओ आप कि NS का मतलब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, यानी 2 प्लस 3d n-1d का मतलब 3d का मतलब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, जोड़ दीजिए, यानी यह 8वें वर्ग का तत्व है। भारी लगा? और आवर्त सारणी में जाके चेक कर लीजिएगा कि 8वें वर्ग का है कि नहीं। एक्चुअल में प्रोजेक्टर लगाने पर इसका वीडियो में बढ़िया नहीं आता, इसलिए प्रोजेक्टर लगा के हम आवर्त सारणी को नहीं ला रहे हैं। होगा तो हम कल इसको दिखा देंगे आपको यहाँ से, या फिर एक आवर्त सारणी यहाँ हम लगा देंगे छोटा वाला, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। एक काम करो तो, देखो तो ऑफिस में एक लड़का है क्या, कोई ऑफिस में बैठा हुआ, देखो तो, जाओ तो एक आदमी, जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ। हमारे टेबल के मतलब ग्लास के नीचे में जो पीरियडिक टेबल है ना, हल्का सा शीशा को उठा के उसको निकाल लो, निकाल के लेते आओ। तो पीरियडिक टेबल लगा हुआ था पूरा क्लास में, डेंटिंग पेंटिंग की वजह से सब हटा दिया, पूरा क्लास खाली है। 5 पीरियडिक टेबल लगा हुआ था पूरे क्लास में, बड़ा बड़ा लंबा लंबा।
फिर लगा देंगे, लॉकडाउन की वजह से सब नहीं हो पाया। ये हो गया क्या? अरे दूसरा नियम समझ में आया। और अब तीसरा एग्जाम्पल लिखो, सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? 16। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो कन्फिग्रेशन बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बोलो n का मान 3, यानी ns का मतलब 3s, np का मतलब 3p और n-1d का मतलब 2d। 3s में इलेक्ट्रॉन, ns 3s में है इलेक्ट्रॉन, np 3p 3p में है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n-1d से कोई लेना देना नहीं है, यही बात ना लिखे हैं रूल नंबर 3 में, तो यहाँ पर है भी नहीं। अब देखो रूल नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रॉन ns और np में उपस्थित हो तो वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस np में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ns मतलब 3s मतलब 2 और np मतलब 4, कितना हो गया? 16, यानी इसका वर्ग क्या होगा? अच्छा, इसका आवर्त क्या होगा? क्या बात समझ में आई? अब थोड़ा गौर से देखिए। आप पहला एग्जाम्पल क्या लिखे थे आप? सोडियम। बोलो सोडियम ही था ना? सोडियम का क्या क्या आया? वर्ग संख्या 1 और आवर्त कितना आया था? 3 आया था ना। अब इस तीनों रूल पर हम 3 एग्जाम्पल को देखें। अब हम उसकी सत्यता की थोड़ी सी जांच कर लेते हैं। हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, आप सब लोग देखिए, आपको दिखेगा। चलो देखो यहाँ, सब लोग देखिएगा ध्यान से। सोडियम है Na, कौन सा वर्ग है ये? पहला वर्ग, पहला वर्ग। और तीसरा आवर्त है पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। समझे? सल्फर को देखिए, सल्फर वर्ग आया है ना 16। देखो सल्फर, यहाँ है सल्फर और इसका वर्ग 16 है, ऊपर पर लिखा होगा, देख पा रहे हैं आप? उसके बाद देखो आयरन। अच्छा आवर्त भी देखना है, आवर्त तीसरा। देखो सल्फर यहीं पर है ना, इसके बाएं जाओ, ये तीसरा आवर्त है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त में ही ना हमको सल्फर मिला। समझ में आ रही है? आयरन पर जाइए, आयरन का वर्ग संख्या हमको आया 8। अच्छा इसका आवर्त क्या होगा? जो n है वही आवर्त है। देखो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त। चौथा आवर्त में बढ़िए, देखो आयरन यहाँ मिला और आयरन के ऊपर देखो वर्ग संख्या क्या लिखा हुआ है? 8। क्या ये है 8वां वर्ग का तत्व? इस प्रकार से आप बेहद आसानी से पता कर सकते हैं कि किसका आवर्त क्या होगा और किसका वर्ग क्या होगा। आपसे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि यदि 2-3 एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आप खुद से बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए होमवर्क नोट कीजिए। आप पहले उतार लीजिए इसको पूरा, जो उतारे नहीं है उतार लीजिए। होमवर्क, कैल्शियम, मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। स्ट्रॉन्शियम एटॉमिक नंबर 38 होता है। नियन एटॉमिक नंबर 10 होता है। क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 होता है। कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ये सब आपको ज्ञात करके लाना है। और देखो यहाँ ये होमवर्क तुमको हम इसलिए इस तरह से दिए हैं, यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं किए हैं कि कौन सा तत्व किस नियम का पालन करेगा, लेकिन जब तुम ये सब बात लिखोगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तत्व में कौन सा नियम का पालन होगा। समझ में आ गई बात? कल बना के लाइए, यदि दिक्कत होगा तो फिर हम बात करेंगे, यदि दिक्कत नहीं हुई तो फिर कल आगे का टॉपिक होगा।
क्लियर है यहाँ तक? आइए कल